हमारे साथ जुड़ चुके हैं एम्बेसडर दिनकर पी श्रीवास्तव सर, पूर्व राजनयिक हैं और डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर श्रीवास्तव सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं जनरल शंकर प्रसाद सर। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर श्रीवास्तव सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूँ। अब अगर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि भारत को किस तरह से बदला लेना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बट स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स का कैलिब्रेशन अगर किया जाए तो हाउ शुड इंडिया कैलिब्रेट इट्स रिस्पॉन्स सर? मिलिटरीली, सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक, कोवर्ट ऑपरेशंस, डिप्लोमेटिकली हमने कर ही दिया है, इकोनॉमिकली हम अभी और कर रहे हैं, ग्लोबली हम लगातार अभी भी घिरने की कोशिश कर ही रहे हैं और एक तरफ लग रहा है कि कॉर्नर हो ही गया है पाकिस्तान। आपके नज़र में सर अब क्या क्या तैयारियां आगे होनी चाहिए, किस तरह का रिस्पॉन्ड होना चाहिए और रिस्पॉन्ड कैलिब्रेशन क्या है आपकी नज़र में सर? देखिए, हमको एक लंबे समय तक तनाव की स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो अभी तक स्टेप्स हमने अनाउंस किए हैं ये अच्छे कदम हैं और शायद बहुत पहले ही उठाने की ज़रूरत थी। मैं पाकिस्तान में रह चुका हूँ, कराची में मैं 91-92 में था, बाबरी मस्जिद के टाइम में वहीं था, मैं डिप्टी कौंसल जनरल था जब उन्होंने हमारे कौंसल जनरल साहब का घर जला दिया था। तो मुझे कुछ उनका अनुभव है। मैंने 8 साल और भी काम किया मंत्रालय में। नाउ मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, उसके मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स है जो कॉटन की उत्पादन पे निर्भर करता है और कॉटन का उत्पादन पानी पे निर्भर करता है और पानी का सबसे बड़ा स्रोत पाकिस्तान के लिए इंडस रिवर है। इंडस वाटर ट्रीटी एक अनइक्वल ट्रीटी है जिसमें पाकिस्तान को 80% हिस्सा मिला और हिंदुस्तान जिसकी 7 गुना बड़ी पॉपुलेशन है उसको सिर्फ 20% मिला। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं होता। हमें इस ट्रीटी से बाहर निकलना है। उसका टेम्पररी सस्पेंशन शायद पहला कदम है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस मौके पे इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करें। इससे उन पे दबाव पड़ेगा, सिर्फ सस्पेंशन से उन पे दबाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक काइनेटिक एक्शन की बात है उसका भी प्रभाव एक बहुत छोटे वक्त तक रहता है। अगर आप देख लें जो पुलवामा के बाद हुआ था, बालाकोट हुआ था, जो भी था, 2 बार हो चुके हैं, तो वो एक कुछ दिन कुछ हफ्तों की बात रहती है। लेकिन अगर हम पानी की आपूर्ति पे पूर्ण अपना कंट्रोल फिर से बना सकें तो ये एक लंबे अवसर तक पाकिस्तान पे इसका दबाव रहेगा और इसका न सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा बल्कि उनके अंदर जो आपस की दरारें हैं वो भी बढ़ेंगी। आजकल भी पानी को ही लेकर पंजाब और सिंध 2 बड़े सूबों में झगड़ा चल रहा है। पंजाब अपर राइपेरियन है और उसकी कोशिश है कि वो इंडस वाटर में 6 और कैनाल लगा के वो पानी डाइवर्ट कर दे, जिस पे सिंध को बड़ा एतराज़ है और पीपीपी ने धमकी भी दी है कि वो गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे इस मुद्दे पे। तो जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो पाकिस्तान तो साहब बेसिकली पंजाब है। यू नो द सेइंग गोज कि पाकिस्तान इज़ पंजाब, सुन्नी, मुस्लिम, मेल, सो दैट इज़ द इक्वेशन। तो जहाँ तक बट सर अब वहाँ से, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, एब्सोल्युटली आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया सर इसको। और वहाँ पर तो अब फौज के ही अंडर में है जो कैनाल्स वगैरह का काम बनना वहाँ पे शुरू हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, उस पर तो एलिगेशंस भी लग रहे थे। अब एक तरह से वो फौज को वहाँ पे मौका भी मिल जाएगा कि साहब देखिए टेंशन्स हैं, तो वो अपना छुपा भी लेगी। बट एनीवे, एक जो वहाँ से उसकी हमारी क्या तैयारी होगी सर? पाकिस्तान भी कुछ वहाँ से रिएक्शंस जो मैं पढ़ रहा था, वहाँ के एडिटोरियल्स जो मैं पढ़ रहा था, अब वो कह रहे हैं कि साहब
लीगल जो बेसिस है वो कोई सस्पेंशन का नहीं है। वियना कन्वेंशन का जो आर्टिकल 42, 57, 60 है, इसका हमने उल्लंघन कर दिया साहब, हमने मतलब इंडिया ने। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम जाएंगे, इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं सर। तो अगर ये कल के दिन एक्शंस वहाँ से आते हैं तो उसके लिए हमारी तैयारी है सर पूरी? देखिए, लीगल कार्यवाही की बात है, ये कोई दो प्राइवेट पार्टीज़ में मुकदमेबाजी की बात नहीं है। ये तो दो सॉवरेन कंट्रीज़ की चॉइसेस हैं, और इंटरनेशनल लॉ में कोई भी ऐसा कानून या इंस्टीट्यूशन नहीं है जो एक सॉवरेन कंट्री पे अपना निर्णय ज़बरदस्ती इम्पोज कर सके। ये ताकत सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको पावर्स दी गई हैं चैप्टर 7 में। मगर जहाँ तक आजकल का जो माहौल है, सिक्योरिटी काउंसिल में कोई निर्णय नहीं होगा, क्योंकि 5 जो P5 मेंबर्स हैं, हर एक के पास वीटो है, और उनका जो इंटरनल कोहेशन था वो ख़त्म हो गया है। तो वहाँ से तो पाकिस्तान को कुछ मिलेगा नहीं। रही मुकदमेबाजी की बात, वो जो भी कह लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं जा चुका हूँ। इंडियन लीगल टीम का मैं हिस्सा था जी। 1999 में, आपको याद होगा, एक पाकिस्तानी स्पाई प्लेन अटलांटिक को हमने गिराया था, तो उसके वो उन्होंने हम पे मुकदमा दायर किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कंपलसरी जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट किया है। तो इसी बिना पे पाकिस्तान का जो केस पिछली बार भी था खारिज हो गया था, और अगर वो दोबारा ये बेवकूफ़ी करते हैं तो उसका परिणाम भी वही निकलेगा। जहाँ तक आर्बिट्रेशन वगैरह की बात है, वो तभी लागू होता है जब दोनों पार्टीज़ उसके लिए सहमत हैं। कोई वो ज़बरदस्ती अपना निर्णय ठोक नहीं सकते। ये अनइक्वल ट्रीटी 50 के दशक की पैदावार है, जिस समय वर्ल्ड बैंक का काफ़ी लेवरेज था हिंदुस्तान के पास। उस समय पैसा नहीं था, तो हम दबाव में आ गए। क्यों आ गए? उस समय भी हम अपना स्टैंड रख सकते थे, तो वो तो बात अलग है। मेरे ख्याल से बहुत ही गलत कदम हुआ था। मगर अब तो वर्ल्ड बैंक का कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो हिंदुस्तान पे कोई अपना प्रभुत्व ठोक सकें, और वो ऐसा करना भी चाहेंगे ये भी नहीं कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी और सबसे प्रभावशाली कदम यही होगा कि बजाय टेम्पररी सस्पेंशन के उस ट्रीटी में इंडिया का जो एक्सेशन है, इंडिया का जो वो उसको परमानेंटली रिवोक करके हम बाहर आ जाएं। यस सर, एब्सोल्युटली। यानी कि परमानेंटली उस ट्रीटी से हम बाहर आ जाएं, कंप्लीटली उसको रद्द कर दें। ये एक इसके बाद का एक बड़ा एक्शन हमारे लिए एक ऑप्शन के रूप में बचता है। जनरल शंकर प्रसाद सर, अब आपके पास आऊँगा सर। और बहुत कुछ कहा जा रहा है मिलिट्री एक्शंस के बारे में। कहा यह जा रहा है कि लिमिटेड स्ट्राइक से लेकर कुछ इस बार पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं उससे बड़े स्केल की स्ट्राइक्स हों, ये भी ऑप्शंस में दिया जा रहा है। जो चर्चाओं में चल रहा है कि साहब पीओके को आप अब अपने कब्जे में करने के लिए अब आगे बढ़िए और पीछे मत हटिए। तो सर, आपकी तरफ से ऑप्शंस अभी क्या लग रहे हैं? क्या हम डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान पर, फुल स्केल वॉर जाने वाली है, या एस्केलेशन ना करते हुए मैक्सिमम डिटरेंस रहे और मिनिमल रहे रिस्क ऑफ एस्केलेशंस? ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट सर आप इस समय कौन कौन से ऑप्शंस को तरजीह देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार में फ़र्क क्या है। भारत सरकार एक प्रधानमंत्री चलाते हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही भारत में लागू होता है। सारी एजेंसीज प्रधानमंत्री के जो डायरेक्शन होते हैं उन पर काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान में सरकार का इस तरीके के माहौल में कोई रोल होता ही नहीं है, एक्सेप्ट जस्ट गिविंग सम मैसेजेस और को बयानबाजी करते रहें। सारा जो कार्यक्रम है इस कांड में वो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी करती है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ करते हैं। तो पहले तो ये फ़र्क समझ लीजिए, जब भारत कुछ करता है प्रधानमंत्री के ऑर्डर्स पे,
तो पूरा देश एकजुट होके दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपने 62, 65, 71 कारगिल वॉर में देखा होगा कि जब भी लड़ाई होती है पूरा देश एकजुट होके एनिमी के संग लड़ता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ आर्मी अपने बूते पर लड़ती है, कोई उनके प्राइम मिनिस्टर का कोई ऑर्डर नहीं आता, कोई भाषण नहीं होता, कुछ नहीं होता। दूसरी बात समझ लीजिए कि इस समय पाकिस्तान की इंटरनल हालत क्या है। उनकी जो फोर्स डिसिपेशन है, उनकी काफ़ी हद तक फोर्सेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट हैं, बलूचिस्तान के अगेंस्ट हैं, और काफ़ी कम फोर्सेस अब इंडिया में रह गई जो कि ओरिजिनली उनकी डिप्लॉयमेंट होती थी। तो ये तो पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान मिलिट्री रूल करती है, उसकी सिविल गवर्नमेंट नाम के वास्ते वहाँ चल रही है। ये तो ओवरऑल पिक्चर हो गई। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की तरफ से क्या हुक्म जारी किया है। आपने देखा प्रधानमंत्री का भी भाषण हुआ था, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया लेकिन उसमें अंग्रेज़ी में भी बोला गया। अंग्रेज़ी में बोलने का मतलब सिर्फ एक यही था कि पूरे वर्ल्ड को भी वो बता रहे थे कि वो क्या करना चाहते हैं, किस किस्म के आदेश दे रहे हैं। तो अगर उस बयान को आप ध्यान से सुने तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं कि पाकिस्तान के जितने टारगेट्स हैं, जितने आतंकवादी रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको बिल्कुल राख बना दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए। उनको हर एक जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सत्यानाश किया जाए। तो अभी हमें ये देखना है, आपका सवाल का जवाब देने के लिए, कि हमारे आर्म्ड फोर्स की तरफ से, जिसकी काइनेटिक ऑफ वॉर की बात करते हैं, हमें ये देखना है कि हमारे टारगेट्स क्या हैं। प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया है, अब हमें उसको एनालाइज करके उस पर काम मुकम्मल करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि भारत के अंदर इनसाइड इंडियन टेरिटरी कौन से ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, कहाँ स्लीपिंग सेल्स हैं, कहाँ टेररिस्ट कुछ छुपे हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में और कश्मीर दोनों में, उनको न्यूट्रलाइज करना है। दैट इज़ टारगेट नंबर 1। उसकी कार्रवाई कल परसों से शुरू हो चुकी है, काफ़ी हद तक सक्सेस मिल भी चुकी है। दूसरा, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उनके लॉन्च पैड्स हैं, उन लॉन्च पैड्स को न्यूट्रलाइज करना इज़ द नेक्स्ट टारगेट। अभी 10-12 टारगेट हैं, लॉन्च पैड्स हैं, 15-20 हैं, वो मालूम नहीं, लेकिन कल रात से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग हो रही है। इंडियन आर्मी उस पर एक्शन कर रही है। जितने इनके लॉन्च पैड्स हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, खलबल मच चुकी है। ये चलता रहेगा काम। तीसरा टारगेट जो है इनका रावलाकोट, जो लोकल हेडक्वार्टर है, उसको हमें देखना है कि जहाँ से इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, वो एक नेक्स्ट टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है LAT और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स, जो इसको ओवरऑल डायरेक्शन देते हैं, वो एक टारगेट है। तीसरा टारगेट, सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट, ISI का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, वो सारी चीज़ को हैंडल करता है, मनूवर करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर, जिसके हुक्म से ये सारा कार्यक्रम हुआ, ये सारा कांड हुआ है, उनके 16 अप्रैल का जो एड्रेस है उसको आप देखिए, रावलाकोट में 18 तारीख का एड्रेस देखिए, और ये फिर 22 तारीख का कांड देखिए। क्लियर हो रहा है। अब इससे आपको टारगेट नजर आ गए। एब्सोल्युटली। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो आउटफिट्स हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, ये इंडिया के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं, जहाँ जहाँ इनके जमावड़े हैं, जहाँ जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उन सबको निस्तेनाबूद करना होगा। और आपने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहा कि सबसे बड़ा टारगेट जो है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर होने चाहिए। जनरल शंकर सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक सवाल आपसे कह रहे हैं आप नहीं, आपने मुझे पूरा कंप्लीट नहीं करने दिया ना, ये तो टारगेट है ही है, जरा कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने मिलिट्री स्ट्रैटेजी समझनी है, जो आप होप करता हूं कि समझना चाहते हैं, तो सुन लीजिए, 1-1.5 मिनट और लगेगा। तो देखिए, जो मैंने भी टारगेट दिखा दिए। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हमारी सरकार, जितने मिनिस्ट्रीज हैं, सब अपना अपना कार्य कर रही हैं। तो अभी कार्य, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिक्योरिटी एजेंसीज, दुनिया भर के हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको सबको टास्क मिला हुआ है, सब अपने अपने टास्क कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये होती है कि अगर हम कुछ करेंगे तो उसका जवाब दुश्मन अवश्य करेगा। तो दुश्मन की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं? आपको याद होगा जब हमने बालाकोट किया था, तो हमने यहाँ अपने जहाज़ के उनको डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने हमारा भी एक जहाज़ गिरा दिया था। अभिनंदन की बात वो अभी भी करते हैं। तो वी हैव टू ऑलवेज फैक्टर इन कि उनके रिएक्शंस क्या होंगे। उनके रिएक्शंस हमें अच्छी तरह से पता हैं। वो अक्सर बात करते हैं, आज उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देंगे। बड़ा अच्छा है, हमें ये भी मालूम चल गया कि उनके न्यूक्लियर की वेपन्स हैं, वो उसको इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें कितना रस्टेड है, कितना टेस्टेड है, कितना है कि नहीं है। बहरहाल न्यूक्लियर वेपन है उनके पास, वेयर इज़ द डाउट।
सो वी हैव टू फैक्टर कि उनके पास क्या है, हमारी काबिलियत क्या है, और एक दूसरे को जोड़कर प्राइम मिनिस्टर का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना है। तो मैं ये आपसे पूरी स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशन बना रहा हूँ, इसमें इंटरनेशनल बातें बहुत आती हैं। आप देखिएगा कि वर्ल्ड की पावर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट का बयान देखा, आपने पुतिन का बयान देखा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं इस पर्सपेक्टिव पे भी आऊंगा सर, मैं इस पर्सपेक्टिव पे जरूर आऊंगा, लेकिन आपने बहुत सारे डायमेंशंस एक साथ खोले हैं, मैं एक एक करके इस पे आना चाह रहा था सर, बट थैंक्स, आपने एक सम अप जरूर किया है पूरी स्ट्रेटेजी को। मैं एम्बेसडर श्रीवास्तव सर अब आपके पास आना चाहूँगा। जैसा जनरल सर ने भी कहा, इसमें मिलिटरीली तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं और सर ने बहुत स्ट्रेटेजिकली बताया कि हमें कैसे कैसे आगे जाना है, बट जो हम इस बार, जो कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है भारत की तरफ से, कि इस बार हम जनरल मुनीर और पाकिस्तानी आर्मी को, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो सर ने भी कही, और सर ने मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहा कि आर्मी को और उनके जनरल मुनीर को टारगेट करना है। वो कैसे होगा सर? क्या हम इसके लिए आमने सामने की लड़ाई, हमारे पास ऑप्शंस होंगे, और जैसा सर ने कहा फिर वहाँ के जो रिएक्शंस होंगे उनके कैलकुलेशंस कैसे होंगे, इस पर आपका क्या टेक है एम्बेसडर श्रीवास्तव सर? साहब, आपको चाणक्य नीति याद है? तो आमने सामने की लड़ाई कोई ऐसी समझदारी की बात नहीं है अगर हमारा उसके बिना भी काम चल सके। अभी तो पाकिस्तान की फ़ौज अपनी अंदर की लड़ाइयों में उलझी है, हम उनको उसमें कुछ और व्यस्त कर सकते हैं। एक, मैंने आपको बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर दीजिए, उससे उन पे प्रेशर बढ़ेगा। कराची स्टॉक एक्सचेंज पिछले दिन 2000 पॉइंट्स में गिरावट आ गई अनसर्टेनिटी की वजह से। ड्यूरेंट लाइन का क्वेश्चन हमें चाहिए रीओपन कर दें। कभी हमने फॉर्मली तो खैर पहले भी नहीं रिकग्नाइज़ किया था, मगर कभी क्वेश्चन नहीं किया। अब ये मौका आ गया है कि ड्यूरेंट लाइन ये एक द्विपक्षीय बात है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ये ना समझ ले कि ये उस पर उनका कोई हक है। अफ़गानिस्तान ने तो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो किंग ज़हीर शाह की गवर्नमेंट हो, या प्रेसिडेंट दाऊद की हो, या प्रेसिडेंट घानी की हो, या तालिबान गवर्नमेंट 90s की, या जो प्रेजेंट तालिबान रजीम है। तो अगर अफ़गानिस्तान उसको मानने को नहीं तैयार है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उस पर पाकिस्तान को समर्थन देते रहें। ये बात खुल के आनी चाहिए। दूसरा साहब, कि जो बलूचिस्तान की बात है, आज से बहुत पहले एकदम शुरू में खान अफ कलात ने तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। उसके निर्णय का पूरा समर्थन लोया जिरगा जो पॉपुलर असेंबली थी उसने किया था, और तब से आज तक वो उनके अगेंस्ट 5 मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं और वो चल रहा है ये कार्यक्रम। तो हमें चाहिए कम से कम उनको मॉरल सपोर्ट तो हम दे ही सकते हैं। तो हमारे लिए हमारे बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये सिर्फ 1 महीना 2 महीना की प्रक्रिया ना रखें। इसको तो हमें लंबे अवसर तक चलाना पड़ेगा और ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि उन पे प्रेशर बराबर बना रहे और बढ़ता जाए। पाकिस्तान की इकॉनमी इस समय बहुत ही डावाडोल स्थिति में है। पाकिस्तान को दे हैड टू टेक 25 IMF पैकेजेस। राइट नाउ दे आर सर्वाइविंग ऑन द बेसिस ऑफ 25th IMF पैकेज। पिछले साल उनके भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़े पते की बात कही। उन्होंने कहा पाकिस्तान तो ऑलरेडी डेट ट्रैप में आ गया है, क्योंकि जो उनका डेट रिपेमेंट ऑब्लिगेशन की जो रकम है करीब 9 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तानी रुपीस, वो जो फेडरल गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है करीब वो 7.5 ट्रिलियन रुपीस, उससे ज़्यादा है। तो उनको तो अभी पूरा कर्ज़े की किश्तें अदा करने के लिए नया कर्ज़ा लेना पड़ता है। डेट ट्रैप की यही तो परिभाषा है। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें एक्सट्रीम स्टेप्स पे जाने की कोई अभी ऐसी आवश्यकता नहीं है। और हमें वही कदम उठाने चाहिए जिससे उन पे लंबे अवसर तक
दबाव बना रहे। राइट सर, तो आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीम स्टेप्स तक जाने की आवश्यकता नहीं है जब हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में बहुत सारे डिप्लोमेटिक हैं, कुछ अनकन्वेंशनल भी आपने बताया, डूरन लाइन और पीओके के उस पार बलूचिस्तान और इन सब पे अपनी एक्टिविटीज़ और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक जो वो है हमारा रोल है वो बढ़ाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये वो बातें हैं जो हम बिना फुल स्केल वॉर के भी कर सकते हैं। जनरल शंकर साहब, आपसे हम समझना चाह रहे थे, जो आपने कहा कि जनरल मुनीर को हम अटैक कर सकते हैं डायरेक्टली, बट हाउ विल दैट बी पॉसिबल सर? क्या हम जो इस समय एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ हैं वहाँ पर, ये भी बताया जा रहा है कि रेडिकलाइजेशन विद इन द रैंक्स है वहाँ पर, सिविल मिलिट्री टेंशंस हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेन्स तो ऑलरेडी हैं वहाँ पर, इंसर्जेंसी थ्रेट्स भी हैं, टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी के अटैक लगातार बढ़ रहे हैं वहाँ पे, करप्शन के चार्जेस वहाँ पर हैं। आज मैं पढ़ रहा हूँ कि डायरेक्ट जनरल मुनीर पर अब ये अटैक हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहाँ की आर्मी में भी ये कहा जा रहा है कि सरकार को लिख के इनको हटाने की बात कही जा रही है। तो बहुत कुछ वहाँ पर इंटरनली भी चल रहा है सर। तो उसको, इन सब चीज़ों को हम अपने ऊपर अपने साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं सर? उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी? बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, शायद आप पूरी बात मेरी नहीं ग्रास कर पाए। मैंने कहा कि भारत सरकार की सब संस्थाएं एक साथ जुड़कर काम कर रही है। इट्स ए मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जितनी बातें फॉरेन सर्विस की हैं वो कर रहे हैं, बलूचिस्तान हो, ड्यूरन लाइन हो और इंटरनल फैक्टर्स हो, वो सब हमारी फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर देख रहे हैं। सिमिलरली होम मिनिस्टर ने अपनी इंडस वाटर ट्रीटी पर आज एक बैठक की है, वो उसकी पूरी तरीके से बात कर रहे हैं। हमारे फाइनेंस मैनों ने पूरा अपना, आपने शुरू में दिखाया भी था, ट्रेड किस तरह से चल रहा है, उस पर भी पूरी तरह से हमारी ट्रेड की जो डिपार्टमेंट है वो नज़र रख रही है। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारे पास प्रधानमंत्री का जो ऑर्डर है उसमें ऑल राउंड अटैक है, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री अटैक हो गया या काइनेटिक अटैक होगा। ये बिल्कुल एम्बेसडर साहब ठीक कह रहे हैं, ये 4-6 दिन का खेल नहीं है, ये लंबा खेल है। और अगर लंबा खेल है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वी विल ब्रिंग देम टू डस्ट, तो डस्ट बनाने के लिए कुछ समय लगेगा। तो हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना कार्य कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ रक्षा मंत्री इसमें हिस्सा लेगी। रक्षा मंत्री तो जो कर रही है वो अपनी तैयारियां कर रही है, वो हर एक तैयारी करेगी। उसी प्रकार से फॉरेन मिनिस्ट्री तैयारी कर रही है, उसी प्रकार से होम मिनिस्ट्री तैयारी कर रही है, उसी प्रकार से इंटेलिजेंस एजेंसीज तैयार कर रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कोवर्ट ऑपरेशंस की बात की एम्बेसडर साहब ने, बिल्कुल सही कहा। तो देर आर मिलियंस ऑफ ऑप्शन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एक्सप्लोर। वही मैंने शुरू में कहा था आपसे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट में बहुत अंतर है। वहाँ उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है कि हर एक मिनिस्ट्री इसमें हिस्सा ले रही है। हमारे यहाँ हर एक मिनिस्ट्री इसमें हिस्सा ले रही है, इक्वल हिस्सा ले रही है। तो ये आप समझ लीजिए कि इट विल बी अ मल्टी डायरेक्शनल अटैक। जितनी बातें एम्बेसडर साहब ने की वो 100% करेक्ट है, मैं उनसे सहमत हूँ और मैं यही कहता हूँ कि वो भी होंगी, लेकिन साथ साथ दूसरी भी होगी। जो अभी आपने कल राम से देखा, उसी से पाकिस्तान घबरा के बैठा हुआ है। हालांकि अभी इंडियन आर्मी ने कुछ किया ही नहीं है, एक्सेप्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर हो रहा है, वो तो रोज होता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सो दी पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक छोटे दिन की, पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे पूरे देश का खून उबल रहा है। होल नेशन इज टुगेदर नाउ टू टेक रिवेंज। रिवेंज ऐसे नहीं होती कि हम बेवकूफ़ी की तरह रिवेंज ले लें, वो ज़रूर उसका तरीका है, वो देने का तरीका है। आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब मैं छोटे से लफ्ज़ों में और भी देना चाहता हूँ कि क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं? देखिए, ये सवाल जो है इसका जवाब देना आसान नहीं होता, लेकिन आप देखिए उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने कैसे न्यूट्रलाइज किया। तो ये नहीं है कि न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, कई एक तरीके हैं, चाहे इंटरनली कुछ हो, कहीं एक्सटर्नली कुछ हो, कहीं कोवर्टली कुछ हो, कहीं डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन हो। I don't know. I am only telling you from an academic point of view कि मल्टी डायरेक्शनल वेज आर अवेलेबल। तो इसमें अब देखिए ना किस तरह से लोग, सबको मालूम है कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, सबको मालूम है बलूचिस्तान वाला क्या करता है, हम वी नो हाउ टू एक्सप्लॉइट इट। हमें पता है कि जो उनके अगेंस्ट हो रहे हैं वो लोकल विद इन पाकिस्तान द आर्मी इज़ वेरी अनपॉपुलर, सबको ये पता है। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट अ गेम जो 4-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये अब लंबा चलेगा। इफ़ प्रधानमंत्रीज डायरेक्शंस आर टू बी फुलफिल्ड, एंड आई एम श्योर
दे विल बी, बिकॉज ये छोटा मोटा जो बालाकोट हुआ वो तो जैसे एम्बेसडर साहब ने शुरू में कहा था, कुछ दिन उसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है, फिर वही आतंकवाद शुरू, फिर वही आतंकवाद शुरू, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन शुरू, कोई पोस्ट पे कब्जा कर दिया, कहीं कहीं किसी गाड़ी पर अटैक कर दिया। दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बट दैट हैज़ टू स्टॉप। कितने सालों से हम इसको भुगत रहे हैं। सो इसको कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू टेक अ मेजर एक्शन। What that major action will finally happen, we have to wait and see, whether it is the army alone, whether it is economic issue, whether it is diplomatic issue, whether it, अभी फाइनेंस में तो हम FATF में तो गए नहीं अभी तक। Yes, sir. पूरी वर्ल्ड की सपोर्ट FATF में इनको डाल देंगे दोबारा तो फिर ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। फिर ये कहाँ से, वैसे ही भिकमंगा हो रहा है। इंटरनली भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सिविल गवर्नमेंट के अंदर बहुत रिफ्ट रहती है। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट वेरी पॉपुलर विद इन द कंट्री। उनको सबको पता है कि उनके जनरल्स कितने करप्ट हैं, उनको सबको पता है कि उनके जनरल्स जो है सब अमेरिका और यूरोप में प्रॉपर्टी लेके बैठे रहते हैं। एवरीबडी नोज इट, Absolutely. पाकिस्तानी नेशनल्स नो इट, दे क्रिटिसाइज देयर ओन जनरल। सो इसमें आप सोच के चलिए कि दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप विल बी एक्सप्लॉइटेड। Yes, sir. उसका नतीजा आप देखेंगे। मैं नहीं कहता हफ्ता लगेगा, मैं नहीं कहता 15 दिन लगेंगे, समय लगेगा, लेकिन ये मुकम्मल होगा। सर बिल्कुल। और जैसा आप दोनों की बात से अब ये एहसास हो रहा है कि भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं, लेकिन भारत सारे ऑप्शंस पर एक साथ आगे बढ़ने की रणनीति पर, जैसा आप दोनों ने कहा कि मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा। एक बात जो आप दोनों से समझने को मिली है वो ये है कि भारत कोई तुरंत कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का ये जो मौका हमें मिला है उसको छोड़ दें। हम अपने हिसाब से तैयारी करके, पूरी तरह से कैलिब्रेट करके चीज़ों को हम तब आगे बढ़ेंगे, और इस बार जो कार्रवाई होगी वो निर्णायक होगी, और इसके लिए मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। इसमें सब चीज़ें आ गई हैं सर, आप दोनों ने बता दिया। FATF ब्लैक लिस्टिंग प्रॉस्पेक्ट्स भी हमारे पास अभी हैं, बचे हुए हैं, बहुत सारे ट्रेड और डिप्लोमेटिक टूल्स अभी भी बचे हुए हैं। सर ने बता दिया कि आइसोलेशन की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। कुल मिला के लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी होगी हमारे पास। और मैं ख़त्म कर रहा हूँ वहीं से जहाँ से एम्बेसडर श्रीवास्तव ने शुरुआत करी थी कि लंबे समय के तनाव के लिए फ़िलहाल हमें तैयार रहना होगा, और भारत को इस तनाव से निपटने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनानी होंगी, जो मुझे लगता है, जैसा जनरल शंकर सर ने भी कहा, कि उसके लिए तैयारी ऑलरेडी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच सर। जनरल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।